हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग काई और सिया जो होते हैं उस खतरनाक विंड ब्लैक माउंटेन में इसलिए आए होते हैं ताकि उन्हें नैन यिन एनर्जी को कंडेंस करते हुए उन्हें एक डीओ के रूप में ट्रांसफॉर्म करना था। और ऐसा वही बंदा कर सकता है जो कि यांग एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। इसलिए यहाँ सिया यांग काई को अपने साथ लाई थी, जहाँ पे उनका पीछा दो ग्रुप्स के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में एक ही में शामिल हो जाते हैं। आगे यहाँ पे सिया को वो जगह दिख जाती है जहाँ पे वो नैन यिन एनर्जी को महसूस कर सकती थी। ऐसे ही वो उसे कंडेंस करने के लिए अपने पास रखे खास जेट का इस्तेमाल करती है। वहाँ पे उस पे अटैक करने के लिए वही एल्डर वेन आ जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच एक धांसू मार्शल फाइट होती है। सिया ने अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जिसे तोड़ने के लिए एल्डर वेन जो होता है वो अपने सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है। सभी एक साथ मिल करके उसके फॉर्मेशन पे अटैक करते हैं कि तभी सिया जो होती है वो अपने खतरनाक छुपे हुए ट्रेजर का यूज करती है। ऐसे ही वो कोई स्पेल कास्ट करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और उसके अंदर से एक हंटर निकलता है। ये हंटर की पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार ये हंटर किसी की बॉडी को छू जाती है, उसकी आधा से ज्यादा कल्टीवेशन को वो सील कर सकता है। ऐसे वो हंटर इन पे अटैक करने वाला होता है। ये सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन सिया और यांग काई पे अभी खतरा टला नहीं था। वो जो एल्डर वेन और उसके डिसाइपल्स ने लगातार उनकी शील्ड पे जो अटैक किया था, इसके कारण सिया की वो बनाई गई जो शील्ड होती है वो कई टुकड़ों में बिखर के टूट जाती है। अब यहाँ पे विलन पार्टी तो सोच रही होती है कि उन्होंने यांग काई और सिया को हरा दिया है उस शील्ड के टूटने की वजह से, लेकिन यहाँ पासा तब पलटता है जब वो फिर से वही सील ओपन होती है और वो हंटर बाहर निकलता है। यहाँ पे एक बार में 3-4 हंटर एक साथ ही निकलते हैं, जो कि एल्डर वेन और उसके डिसाइपल्स को धर दबोचते हैं। जैसे ही एल्डर वेन की बॉडी को वो जो हंटर है कैप्चर कर लेता है, उनकी कल्टीवेशन लेवल को वो सील कर देता है और वो झट से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहीं वो जो दूसरा डिसाइपल होता है वो हंटर उसकी बॉडी के आर पार चली जाती है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। अब आगे ये सब क्या चल रहा होता है, इससे वो जो मिस्टर लॉन्ग होता है वो झुंझला जाता है। एल्डर वेन से पूछने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर एल्डर वेन उसे बताता है कि उस लड़की ने हमें ट्रिक किया है। उसने जानबूझ करके वो फॉर्मेशन क्रिएट किया ताकि हम उस फॉर्मेशन पे ही अटैक करते रहें, लेकिन इसका असली अटैक तो वो सील वाला हंटर था। मिस्टर लॉन्ग उसे कहता है कि इतने सारे लोग हम कई दिनों से उसके पीछे लगे हुए हैं और इतने दिनों तक पीछा करने के बाद हमारा हाथ सिर्फ हार लगी है। धिक्कार है तुम सभी नमूनों पर कि मैं अपने साथ लिए फिर रहा हूँ। सभी को वो यूजलेस कहते हुए उन्हें झिड़कने लगता है, जिसपे एल्डर वेन उसे बताता है कि अभी भी हमारी हार नहीं हुई है। वो जो लड़की है उसने अपनी सारी एनर्जी को यहाँ यूज कर लिया है। उसकी भी एनर्जी अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो कहीं पर छुपे हुए मेमने की तरह बैठी होगी और अभी ही सही वक्त है उस घायल मेमने पे अटैक करने का। जिसपे वो मिस्टर लॉन्ग कहता है कि तो फिर यहाँ पर बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ उसका पीछा करो। लेकिन एल्डर वेन यहाँ पे बहुत ही चतुर किस्म का बंदा होता है। वो अपने आदमियों को जाने से रोक देता है और फिर फेंग्यू टावर सेक्ट के डिसाइपल्स जो होते हैं वो उन्हें भेजता है, ये कहते हुए कि तुम ही दोनों अब उनके पीछे जाओगे। दोनों को कैप्चर करके तुम्हें हमें यहाँ सिग्नल देना है। जिसमें नुलॉन्ग जो होता है वो समझ जाता है कि ये तो हमें किसी प्यादे की तरह यूज कर रहा है। जब इसने खतरा देखा कि वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, तो खुद जाने के बजाय ये हमें वहाँ भेजना चाहता है ताकि उस लड़की की जो बची कुछ भी पावर है वो सारी एग्जॉस्ट हो जाए हमें खत्म करने में। आगे एल्डर वेन उसे कहता है कि यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, जाओ उनका पीछा करो, कहीं वे दोनों दूर ना निकल जाएं। अब यहाँ ना चाहते हुए भी वो नुलॉन्ग और उसका साथी जो होता है यहाँ यांग काई और सिया के पीछे चला जाता है। और अब यहाँ पर एल्डर वेन अपने दूसरी दाव रखता है। वो अपने बंदों से कहता है कि अब तुम लोग जाओ इनका पीछा करो। जैसे ही वो लड़की इन्हें मारने के लिए अपनी सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म कर देगी, तब तुम उस लड़की को कैप्चर कर लेना और हमें बताना, हम आ करके उसका हिसाब कर देंगे। अब आगे उस एल्डर वेन के बचे कुछ डिसाइपल्स भी यहाँ पे यांग काई और सिया के पीछे लग जाते हैं। इसमें मिस्टर लॉन्ग जो है यहाँ पर एल्डर वेन से पूछने लगता है कि आखिर ये सब अरेंज करने का क्या फायदा होगा। जिसमें एल्डर वेन उसे कहता है कि अपनी एनर्जी को एक बार एक्टिवेट करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब जैसे यहाँ पर मिस्टर लॉन्ग अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। आगे एल्डर वेन उसे बताता है कि तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया गया है
उस लड़की ने जो येन चेन वाली हंटर यूज किया था, ये कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं होता है। इसी वो हंटर किसी के बॉडी को टच करती है, उसकी एनर्जी को वो बांध देती है और हम दोनों के ही कल्टीवेशन लेवल को उस येन एनर्जी वाले हंटर ने सील कर दिया है, जिसके कारण हम दोनों की अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने कल्टीवेशन के सिर्फ 9th लेवल पे है और अगर एक बार उस और हंटर से हमारी बॉडी को हिट किया जाता तो हमारी जान भी जा सकती थी। जिसपे वो लॉन्ग कहने लगता है कि वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली, तो इतनी दूर तक हमने उसका पीछा किया, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिसपे एल्डर विन उसे बताता है कि उस लड़की ने अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली है और साथ ही उसे मैंने बुरी तरीके से घायल भी कर लिया है। अगर उस पे अभी हमला किया जाए तो हमारी जीत पक्की है। और रही बात उस यांग काई की, तो यांग काई को उस हंटर चेन ने नहीं छुआ था, इसीलिए उसका पीछा करने के लिए मैंने फिंग्यू टावर सेट के डिसेपल्स को उनके पीछे लगा दिया है। यांग काई की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा वीक है और ये लोग उसका आसानी से सामना कर लेंगे। वे जब दोनों ही अपनी पूरी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर चुके होंगे तब हम उन पे छुप के अटैक करेंगे। अब आगे उसके धूर्त प्लान को सुन करके वो जो मिस्टर लॉन्ग होता है उसकी तारीफ करने लगता है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने ग्रैंडपा से कह के मैं तुम्हें एक हायर पोजीशन दिलवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे षड्यंत्र रचने की जो कला है वो तो काफी बेमिसाल है। अब आगे एल्डर विन उसे कहता है कि अभी हमारे पास काफी टाइम है, इसलिए हमें अपने बॉडी के अंदर ही सीएन एनर्जी वाले चेन की जो अटैक की गई थी इसके पावर को अंदर ही अंदर डिसॉल्व करना होगा, ताकि जो हमारी सर्कुलेशन एनर्जी सील कर दी गई है उसे हम अनलॉक कर पाए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम यांग काई को देखते हैं जिसने सिया को एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है, इसलिए वहाँ यांग काई काफी ज्यादा चिंतित होता है। वो उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। सिया उसे बताती है कि मेरे पास हीलिंग पिल्स रखे हुए हैं, मुझे उन पिल्स को खिला दो। जिसपे यांग काई उसे पूछता है कि वो पिल्स तुमने कहाँ रखी है, तो सिया उसे बताती है कि वो पिल्स मेरी पॉकेट में है। बाकी यहाँ पे यांग काई सोचने लगता है कि वो अभी इस सिचुएशन में वो कैसे उसकी पॉकेट में हाथ डाल सकता है, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। लेकिन सिया की हालत देख करके वो सोचने लगता है कि अभी एम्बैरेस होने का वक्त नहीं है। काफी झिझक के साथ उसके पॉकेट में से पिल निकालता है और फिर उसके मास्क को हटाते हुए वो उस पिल को उसे खिला देता है। आगे यांग काई के पूछने पर कि क्या अब तुम ठीक हो, सिया उसे बताती है कि मैं अब आगे और फाइट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी एनर्जी अब बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे पहुंच गई है। इस पे यांग काई काफी हिम्मत के साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ अपने आप को हील करने की कोशिश करो, मैं इस जंगल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें यहाँ से सही सलामत बचा करके ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिया उसे एक और खतरे के बारे में बताती है कि इस पूरी जंगल को मैंने उस येन एनर्जी से सील कर दिया है, जिसके कारण हम भी यहाँ से नहीं जा पाएंगे जब तक कि वो येन एनर्जी अपने आप खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने उसी टाइम उस नैन येन 8 लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। इसीलिए एक बार जब वो एक्टिवेट हो जाए तो उसका असर काफी देर तक रहता है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वो जो 9 येन एनर्जी है सुबह में होते ही कम हो जाती है। यांग काई उसे कहता है कि क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि अभी इस जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है, वे लोग अभी भी इनका पीछा कर ही रहे हैं। सिया उसे बताती है कि इस फॉर्मेशन को उसने इसलिए एक्टिवेट किया था ताकि वो 9 येन की एनर्जी को ट्रैप कर सके, उसे ट्रांसफॉर्म करके एक ड्यू में बदल सके। इसकी पावर इतनी ज्यादा इंटेंस है कि एक ट्रू युआन रिल्म का कल्टीवेटर भी इस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसमें यांग काई उससे पूछता है कि इस फॉर्मेशन को सेटअप करने के बाद वो जो हंटर्स निकले थे, क्या वे जो सील हंटर्स थे ये इसी फॉर्मेशन का ही एक हिस्सा था। सिया उसे हाँ में जवाब देते हुए बताती है कि वो फॉर्मेशन से एक तरह का खास सील चेन निकलता है, जो कि किसी कल्टीवेटर के 80% पावर को सील करने की ताकत रखता है। अब ये सुनते ही यहाँ पे यांग काई का दिमाग ठनकता है। वो सोचने लगता है कि अगर अभी उनके 80% पावर सील कर दिए जा चुके हैं तो हमारे लिए एक चांस अभी भी और है, मैं उन्हें हरा सकता हूँ और यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। इसमें सिया उसे रोकते हुए बताती है कि भले ही उनकी 80% पावर सील हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसपे यांग काई यहाँ पे उसे बताता है कि अगर 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा, और फिर इतने दिनों तक लंबा सफर तय करते हुए यहाँ पे आना मैं उसे यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं उस ट्रेजर को यहाँ से लेकर के जाऊंगा जो कि तुम्हें ट्रू युआन रिल्म में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर पाएगी। आगे वो यहाँ उससे कहता है कि हम यहाँ यूं ही इस तरह से बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वे हमारा पीछा कर ही रहे होंगे और अगर हम उनके हाथ लगे तो ये मौत से भी ज्यादा बदतर होगा हमारे लिए। बस यहाँ पे यही तरीका है कि मैं उनका सामना करूँ और उन्हें हरा दूं। सिया अब उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और उसे वही खास जेड पेंडेंट देते हुए कहती है कि जब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो इसे अपने साथ ले जाओ। ये जेड पेंडेंट जो है वो येन एनर्जी को कंडेंस करने में मदद करता है।
तुम्हारी पावर्स फाइट करने के दौरान लगातार इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ जो यांग होता है इस जेड पेंडेंट को लेने से मना करता है। वो उसे कहता है कि सिया अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन सिया फोर्सफुली ये जेड पेंडेंट उसके हाथों में थमा देती है। आगे यांग वहाँ जाने से पहले उसकी तरफ आखिरी बार देखता है और उसे कहता है कि अगर सुबह तक मैं यहाँ वापस नहीं आया तो तुम मेरा यहाँ पे इंतजार मत करना। ये सोचना कि मैंने तुम्हारे खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जिससे तुम यहाँ सुबह होते ही सेफली निकल पाओगी, इसीलिए मेरा इंतजार मत करना अगर मैं ना आ पाऊँ तो। इतना कहते ही यांग वहाँ से चला जाता है। आगे हम उसी नुलोंग और उसके एक चमचे को देखते हैं जो कि यांग का पीछा करने के लिए उस जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यांग उन्हीं के सामने आ जाता है। अब आगे यहाँ पे एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाएगी क्योंकि यांग यहाँ पे पूरी कॉन्फिडेंट के सामने उनसे कहता है कि अब आ जाओ, किससे किसे मेरा सामना करना है। जो चमचा होता है सबसे पहले अपनी शॉट निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम अपने कायुआन रेल्म के मात्र 4 लेवल पे हो और यहाँ पे ऐसे अपेयर हुए हो जैसे कि किसी पीक पॉइंट के एक कल्टीवेटर हो। तुम्हारा और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो अपनी तलवार के एक ही स्ले में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। यांग उसे कहता है कि बड़ी बड़ी बातें बोलने से ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझसे फाइट करो। अब आगे यांग इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उसकी तलवार के हर एक स्ले को आसानी से डॉज कर रहा था। काफी देर तक यहाँ फाइट करने के बाद वो जो बंदा होता है अपनी शॉट में थंडर एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और उससे फिर यांग पे अटैक करने लगता है। लेकिन यांग उसकी तलवार को फेंकते हुए जैसे ही उसने मात्र अपनी 2 उंगलियों से उस पर अटैक किया होता है वो बंदा तो वहीं ढेर हो जाता है। अब आगे यांग ने उसी की तलवार उठा ली होती है और जब वो बंदा यहाँ पे भाग रहा होता है तब उसी की तलवार उसके सीने में जा लगती है और वो फाइनली वहीं पे ही मर जाता है। यांग उसे कहता है यहाँ मुझसे बच करके कोई भी नहीं भाग पाएगा। अब आगे बारी उस नुलोंग की होती है जहाँ पे वो पूरी तरह से तैयार था उस यांग का सामना करने के लिए। उसकी स्ट्रेंथ को देख करके समझ जाता है कि उसके बाएं होता और उस चेन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही यांग है। यांग इस बात को कन्फ्रंट करता है कि हाँ उन दोनों को मारने वाला मैं ही हूँ और वे दोनों मरने के ही लायक थे। ये सुनते ही वो जो नुलोंग होता है आग बबूला हो जाता है और यांग ऐसे कहने लगता है कि आज मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा तुझे मार के। जिसपे यांग उसे यही कहता है कि बातें बहुत हो गई, हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच काफी ज्यादा मार्शल फाइट होती है जिसपे पड़ना भारी उस नुलोंग का ही होता है क्योंकि वो यांग के मुकाबले हायर कल्टीवेशन लेवल पे होता है। लेकिन जैसे जैसे यांग उससे फाइट कर रहा होता है उस जेड पेंडेंट की वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे पड़ना भारी हो जाता है यांग का। वो इस तरह से अपने पंचेस से उस पे अटैक कर रहा होता है मानो वो कायुआन रेल्म के 9th लेवल पे पहुंच गया हो। ये देख के वो नुलोंग भी हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुमने अपनी बॉडी के साथ कर क्या रखा है। वो किसी डिमन की तरह डिवोर होते हुए एनर्जीज को सक कर रहा है। जिसपे यांग उसे कहता है कि अभी तुमने मेरे अंदर के डिमन को देखा ही कहाँ है। जब ये बाहर निकल के तुम्हारी एनर्जी को सक कर लेगा तो ये देखने के लिए तुम्हारे शरीर की हड्डियां तक नहीं बचेंगी। जैसे ही यांग उस पे अपने पावरफुल पंच का यूज करता है वो जो नुलोंग होता है वो समझ जाता है कि यहाँ मुझे इसे हराने के लिए कुछ और ट्रिक का यूज करना होगा। लेकिन यांग यहाँ जो होता है वो अपने कामनेस की टेक्निक का यूज करते हुए उसकी जो पोजीशन होता है वो फाइंड आउट कर लेता है और उस पे अटैक करता है। आगे जैसे ही वो अपने एक पावरफुल पंच से उस पे अटैक करता है उसके शरीर पे जो कपड़े होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे उसका जो हाथ होता है वो सुन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही यांग उस पे एक और गहरा अटैक करता है वो पीछे खिसक जाता है और उस पेड़ का सहारा ले लेता है। यांग उसे कहता है कि अब तो फाइट करने के काबिल नहीं रहा है क्योंकि ये जो तुम्हारा हाथ है पूरी तरह से मैंने बेजान कर दिया है। अब उसकी बॉडी यहाँ पे अधमरी हालत में पहुंच गई होती है लेकिन वो बेहोश होने से या मरने से पहले यांग ये कह जाता है मैंने उस ब्लडी बैटल गैंग वालों को सिग्नल भेज दिया है, यहाँ पे मेरी तलाश करते हुए जरूर आएंगे, फिर देखना उनसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिसपे यांग उससे कहता है कि चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए मैंने अपना यहाँ इरादा पक्का कर लिया है कि मैं सिया को बचाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ जो आज यांग और उस नुलोंग के बीच फाइट हुई थी वो काफी ज्यादा धांसू थी कि देखने में काफी एंटरटेनिंग था।